हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं RTMNU बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ ऐसी स्पेसिफिक प्लेस जहाँ से हम कोई भी गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो उसे मार्केट बोलते हैं। पर हम यहाँ इकोनॉमिक्स में ब्रॉडर आउटलुक देखने वाले हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स के बायर और सेलर जितने भी होल एरिया में फैले हैं वो सब हमें इंक्लूड करना है मार्केट में, ना कि एक स्पेसिफिक प्लेस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला है नंबर एंड नेचर ऑफ सेलर, कितने सेलर हैं मार्केट में, कितने नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद हैं। ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है कि कौन सी तरह का मार्केट होगा आपका। क्या आपका मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाला होगा या प्योर मोनोपोली होगा, या जहाँ पे दो सेलर है ऐसी मार्केट को डिओपोली बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सेलर्स पे भी मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। फिर आता है नंबर एंड नेचर ऑफ बायर्स, यानी बायर्स कितने हैं उस हिसाब से भी मार्केट स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। यानी अगर बायर्स मोनोपोली है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बायर रहेगा। डिओपोली मार्केट है, वहाँ पे दो बायर्स रहेंगे। ओलिगोपोली है तो वहाँ पे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बायर्स देखने को मिलेंगे। वही उसके बाद थर्ड डिटर्मिनेंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से भी डिटरमाइन किया जा सकता है प्रोडक्ट के द्वारा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट ईजिली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन रहता है। और वही अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं एग्जिस्ट करता है। फिर है एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन। मार्केट में फर्म की एंट्री या एग्जिट करना ये भी एक डिटर्मिनेंट होता है मार्केट स्ट्रक्चर का। अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो आपको फ्रीडम रहेगा, कोई भी फर्म को आने और जाने का फ्रीडम रहेगा एंट्री एग्जिट का। वही अगर मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली मार्केट है तो यहाँ पे न्यू फर्म्स को एंटर करने में काफ़ी बैरियर्स होते हैं। फिर आता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ऐसे फर्म्स जो लार्ज इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव करते हैं प्रोडक्शन में, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स की तुलना में। बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, मार्केट क्लासीफाई करने के कुछ बेसिस दिए हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर एरिया के हिसाब से हम मार्केट को क्लासीफाई करें तो यहाँ पे हमें लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ऐसे 4 मार्केट देखने को मिलते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो हमें स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, इस तरीके के दो मार्केट्स देखने को मिलते हैं। स्पॉट मार्केट यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे ट्रांजैक्शन अभी इसी वक्त हो रहा है या ऑन द स्पॉट हो रहा है। और वही फ्यूचर मार्केट यानी ऐसे मार्केट जहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो फ्यूचर के लिए डिसाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के वॉल्यूम पे अगर मार्केट को क्लासीफाई किया जाए तो एक होता है होलसेल मार्केट, दूसरा होता है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का सेलिंग और बाइंग होता है, वही रिटेल मार्केट में कम क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की। ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज में अगर हम क्लासीफाई करें तो कमोडिटी मार्केट और सेकंड है फैक्टर मार्केट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास है वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ सेलर्स। अगर स्टेटस ऑफ सेलर्स पे अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास आता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और टर्मिनल मार्केट। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, तो यहाँ पे ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट, इस तरीके के 2 मार्केट्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को कंपटीशन के हिसाब से अगर क्लासीफाई करें तो हमारे पास 2 तरह के मार्केट देखने को मिलते हैं। पहला है परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन यानी ऐसा मार्केट जहाँ पर काफ़ी सारे सेलर्स प्रोडक्ट के सेम टाइप को काफ़ी सारे बायर्स तक बेचते हैं। तो ऐसे जो जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ऐसे जिस मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक होता है उस मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है। इम्परफेक्ट मार्केट में आपको 4 तरीके के मार्केट देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट है मोनोपोली मार्केट, यानी कि ऐसा मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर हो। मोनोपोली ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो कि पहला शब्द है इसमें मोनोज यानी कि सिंगल और पोली इन मीन्स की सेल। तो ऐसा मार्केट जहाँ सिर्फ सिंगल सेलर अवेलेबल है तो उसे मोनोपोली मार्केट कहा जाता है।
यहाँ पर एंट्री और एग्जिट बैरियर्स काफ़ी सारे होते हैं, जिसकी वजह से न्यू फर्म की एंट्री मुश्किल होती है। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स देखने को मिलते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटेड प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को। फिर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में आपको सम सेलर्स यानी कुछ सेलर्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी सारे बायर्स को अपना कंपीटिंग प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो वो ओलिगोपोली होता है। ओलिगोपोली वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो कि ओलिगोस ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्यू, और पोलिन यानी कि सेल, यानी कि फ्यू सेलर्स जहाँ पे हो तो वो ओलिगोपोली माना जाता है। फिर आता है डिओपोली। तो डिओपोली ये एक ओलिगोपोली का ही टाइप है। डिओपोली भी ग्रीक वर्ड डिओ से लिया गया है, डिओ यानी कि टू, और पोलिन मीन्स सेल। तो जहाँ पर दो सेलर्स होते हैं वो डिओपोली बोला जाता है। इसके बाद है फर्म्स एंड इंडस्ट्री। फर्म्स का मीनिंग क्या होता है? फर्म यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिसोर्सेज को कंबाइन और ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसे सेल कर सके। फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी फर्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी ताकि उसे फ़ायदा हो सके। ये एक बेसिक मोटिव होता है किसी भी फर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ये भी मोटिव होता है फर्म का, ताकि ज़्यादा सेल होने की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और साथ ही उनका स्टेटस भी अच्छा बना रहे। ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फर्म के, और इसके अलावा कुछ अल्टरनेट ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं फर्म के, जैसे कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट बढ़ाना। फिर डिज़ायर फॉर लिक्विडिटी। फर्म लिक्विड होनी चाहिए, फर्म के पास पैसे अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास पैसे अवेलेबल होने चाहिए, लिक्विडिटी बनी रहनी चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है फर्म का। फिर अगर नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखें तो सर्वाइवल। फर्म टिकी रहनी चाहिए, फर्म बंद नहीं पड़नी चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारे फर्म का। फिर बिल्डिंग अप पब्लिक कॉन्फिडेंस फॉर द प्रोडक्ट। फर्म जो भी प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उस पर लोगों का विश्वास बना रहे, लोग उस पर विश्वास करें लेने से, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। वरना फर्म का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, और सर्वाइवल ही नहीं रहा अगर तो प्रॉफिट वगैरह तो होना बिल्कुल भी मुश्किल है। उसके बाद है वेलफेयर। फर्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने लेबर या एम्प्लॉयज़ जितने भी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, उनका वेलफेयर बनाए रखना भी इम्पॉर्टेंट है फर्म के लिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट किसी भी फर्म के डायनामिक ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये भी एक गोल के अंदर ही आता है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में इसे इंक्लूड किया जाता है। वही इंडस्ट्री का देखें तो इंडस्ट्री यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ फर्म होता है जहाँ पे काफ़ी सारे फर्म्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक ही सिमिलर स्पेसिफिक कमोडिटी या उसके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उनके प्रोडक्शन में लगा हुआ होता है, उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या होती है? वहाँ पे आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जितने भी फर्म्स है तो वो सारे इसी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारे एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए जो ऐसे फर्म्स होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं, उनको इंडस्ट्री बोला जाता है। इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू स्टिमुलेट प्रोग्रेस इन अदर सेक्टर्स। इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स का भी प्रोग्रेस कर सके। सेकेंड है टू प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है हमारे कंट्री की, इसलिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड लार्ज स्कोप फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वजह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में काफ़ी लार्ज स्कोप देखने को मिलता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ बढ़ जाने की वजह से स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है और वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, और इसी वजह से क्वालिटी भी हमारे प्रोडक्ट की इम्प्रूव होती है। इसके बाद आपको न्यू टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट में आपको 2 टर्म्स मिलते हैं, एक तो प्राइस है और दूसरा है प्राइसिंग। प्राइस यानी क्या? यानी कि ऐसा अमाउंट जो कि कस्टमर आपको
पे करने के लिए तैयार है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले में, तो उस अमाउंट को बोला जाएगा प्राइस। और प्राइसिंग यानी क्या होता है? प्राइसिंग यानी कि एक ऐसा एनालिटिकल प्रोसेस है जहाँ पे उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस हम एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मनी में, यानी कि करेंसी में, जैसे कि रुपीज़, डॉलर, पाउंड, इन सारे चीज़ों में अगर हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो प्रोसेस को बोला जाता है प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट टर्म। किसी भी कंपनी का सबसे मेन उद्देश्य यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न ले सके शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन शॉर्ट टर्म। फिर है प्राइस स्टेबलाइजेशन। प्राइस स्टेबिलिटी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग फील्ड में। स्टेबल प्राइस रहा तो हम ज़्यादा कस्टमर का कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं और कंपनी की इमेज भी अच्छी बना सकते हैं। फिर है फेसिंग कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अगर हम मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं तो बाकी के सारे प्रोडक्ट्स को कंपटीशन फेस करना ही पड़ता है, और इसीलिए अगर हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाएं। फिर है मेंटेनेंस ऑफ मार्केट शेयर। मार्केट शेयर हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस दिखाता है, इसीलिए ये किसी भी कंपनी का एक प्राइमरी एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर कर सकें, और ये हम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कमा सकते हैं। फिर है एंट्री इनटू न्यू मार्केट। डाइवर्सिफिकेशन ये एक तरीका है जिससे हम बिजनेस पोटेंशियल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपनी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती है, और साथ ही कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ भी देखने को मिलती है। पर अगर हमारी कंपनी डाइवर्सिफाइड फील्ड में है तो हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम होता है प्रोडक्ट के प्राइस सेट करने के लिए। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। हमारे कंज्यूमर के लिए प्राइसिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? पहला तो यह है कि उनका परचेसिंग पावर इसी की वजह से अफेक्ट हो सकता है। अगर ज़्यादा हाई प्राइस है तो उसके वजह से कुछ ही कमोडिटी सेल होगी जिसके वजह से उनका परचेसिंग पावर कम हो सकता है। ये इसीलिए प्राइसिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है कंज्यूमर के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि प्राइस इंडिकेट्स प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर हाई प्राइस का है तो यानी कि उसकी क्वालिटी भी हाई होगी, तो ये एक जो मानना है इसके वजह से भी प्राइस ज़रूरी हो जाता है कंज्यूमर के लिए। फिर आता है कंज्यूमर्स वैल्यू परसेप्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर जितना सोचता है, जितना एक्सपेक्ट करता है कि इस इतने रुपए में उसको इतना तो मिल ही जाना चाहिए, तो वो कभी कभी फुलफ़िल नहीं हो पाता है। इस वजह से भी कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्राइसिंग। फिर आता है प्राइसिंग टू द फर्म। क्यों इम्पॉर्टेंट है फर्म के लिए प्राइसिंग? क्योंकि फर्म अपना प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकता है कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, वो उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है। फिर डिटरमाइंस मार्केट शेयर। किसी भी कमोडिटी की प्राइस ही एक मेजर फैक्टर होती है जो कि डिमांड को डिटरमाइन करती है, और प्राइस ही हमारे फर्म के प्रोडक्ट का और उसके मार्केट शेयर का कॉम्पिटिटिवनेस भी अफेक्ट करती है। फिर आता है डिटरमाइन सक्सेस। प्राइसिंग पॉलिसी अगर सही से है तो हम सक्सेस भी पा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है फर्म के लिए प्राइसिंग पॉलिसी। फिर इंटर फर्म राइवलरी। अगर इंटर फर्म राइवलरी है कुछ तो उसके लिए भी अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ता है राइवल्स के बीच में। फिर है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग टू द इकोनॉमी के लिए प्राइसिंग पॉलिसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट है इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि कैपिटल, लैंड, मशीन, लेबर, ये सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है वो। डिटरमाइंस डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसिंग, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमारे डिमांड और सप्लाई को भी गवर्न करती है, हमारे प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को भी गवर्न करती है। तो ये इस प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई भी डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर है अफेक्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी अफेक्ट होती है, क्योंकि कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी तो लिमिटेड ही रहती है, बट क्योंकि प्राइस में अगर इंक्रीज़ हो जाता है इस वजह से उनकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन आने को मिलता है। वही अगर डिक्रीज़ हो जाता है प्राइस तो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है हमारे इकोनॉमी के इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग का। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहले हम इंटरनल फैक्टर्स देख लेते हैं।
पहला है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप लेवल और लोअर लेवल होता है, तो वो भी आपकी प्राइसिंग को अफेक्ट करता है। टॉप लेवल ज़्यादातर प्राइस रेंज सेट कर देते हैं और मार्केट सेगमेंट सेट कर देते हैं, और वही लोअर लेवल जो होता है वो डिटेलिंग करता है प्राइसिंग की। तो इस तरीके से डिसीज़न भी बांटा जाता है दोनों लेवल्स के बीच में, इस वजह से भी प्राइसिंग अफेक्ट हो सकती है। फिर है मार्केटिंग मिक्स। किस मार्केट में किस तरीके से फैक्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं और उसका कॉस्ट क्या है, उस हिसाब से भी हमारे प्राइसिंग अफेक्ट होती है। प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिपेंड करता है। फिर आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट अगर बाकी के प्रोडक्ट से अलग दिख रहा है, बाकी फर्म्स के प्रोडक्ट से अलग है, उसका लुक, उसका कलर, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज ऐसा कुछ अलग है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना इन्फ्लुएंस होता है और उसकी प्राइस ज़्यादा या कम हो सकती है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना होगा। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर में इंक्लूड है, फर्स्ट है डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की, उस हिसाब से भी प्राइसिंग अफेक्ट होती है। फिर है कंपटीशन, उस प्रोडक्ट के लिए कितना कंपटीशन है मार्केट में, कैसा कंपटीशन है, अगर मार्केट में कम कंपटीशन है तो क्या होगा, ज़्यादा कंपटीशन है तो क्या होगा। तो इस तरीके से भी प्राइसिंग देखी जाती है, सेट की जाती है, इस हिसाब से भी प्राइसिंग पे अफेक्ट पड़ता है। फिर आते हैं सप्लायर्स। हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लगेगा, उसके लिए जो सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल के सप्लायर, वो हमें कितने प्राइस में, कितने कॉस्ट में हमें सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, उस पर भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिपेंड होती है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन, हम किस इकोनॉमिक कंडीशन में हैं फ़िलहाल, जैसे कि अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन बने हुए हैं इकोनॉमी में, तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। वही अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन में है तो हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा प्राइस। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिपेंड करता है। फिर है बायर और गवर्नमेंट। बायर को तो वैसे भी कंज्यूमर को किंग बोला गया है, तो जितना अगर कंज्यूमर को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा लग रही है उनको, तो वो उसे नहीं खरीदेंगे। इसीलिए कंज्यूमर का दिमाग ना बदले, इसके लिए भी प्राइसिंग इम्पॉर्टेंट होती है। उस हिसाब से भी प्राइस को सेट करना पड़ता है कि बायर हमारे साथ बने रहें। फिर है गवर्नमेंट भी हमारे प्राइसिंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है, क्योंकि उनका भी एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा तो आप चार्ज नहीं कर सकते हो किसी प्रोडक्ट के लिए। तो ये एक कुछ सर्टेन लिमिट्स बनाई जाती है कमोडिटीज़ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी अफेक्ट करता है हमारे प्राइस को। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के कुछ टाइप्स है, जैसे कि लिमिट प्राइसिंग ये ऐसा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है जो कि मोनोपोली प्राइसेस के लिए सेट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी न्यू फर्म को अगर मार्केट में एंटर करना है तो वहाँ पे एंट्री टफ बनी हुई है, और ऐसे कंपटीशन में उसे अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, जहाँ पे मार्केट को डिटर करके वो न्यू फर्म उस कॉम्पिटिटर्स के बीच में आने की कोशिश करता है। फिर है ट्रांसफ़र प्राइसिंग ये ऐसा प्राइसिंग होता है जो कि कंपनी के अंदर ही जब गुड्स और सर्विसेज फर्दर फर्निशिंग के लिए भेजे जाते हैं प्रॉफिट सेंटर से अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में, तो उस वक्त उसका जो प्राइसिंग होता है, उस गुड्स और सर्विसेज का प्राइसिंग जो होता है, तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहलाता है। फिर है डंपिंग एनालिसिस। ये एक अनएथिकल और इलीगल है काफ़ी जगह पे। ये एक इनफॉर्मल नेम है हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स के सेलिंग के लिए जो कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करते हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक कंट्री के प्राइस से कम कीमत में, या फिर हमारे जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उससे कम कीमत में अगर हम फॉरेन कंट्री को हमारा कमोडिटी या प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसे डंपिंग एनालिसिस बोला जाता है। ये काफ़ी जगह इलीगल है। फिर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल चेंज होती जाती है उस हिसाब से भी उस प्रोडक्ट का प्राइस बदलता है। जैसे कि 4 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिया है, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज यानी कि ऐसा स्टेज जहाँ पे सेल्स ज़ीरो होते हैं, प्रॉफिट नेगेटिव होता है,
और ये एक इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हुआ रहता है मार्केट में। तो यहाँ पे स्किम्ड प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ऐसी प्राइसिंग टेक्निक अपनाई जा सकती है। फिर है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज यानी धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट में ग्रोथ आना शुरू होता है, उसकी सेल थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होती है और प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है। ऐसे समय में प्राइस लीडरशिप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। फिर है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में कस्टमर ग्रोथ इसेंशियली स्टॉप हो चुका होता है, सिर्फ न्यू कॉम्पिटिटर्स ही हमारे साथ कॉस्ट और प्राइसिंग में compete कर रहे होते हैं और यहाँ पे प्राइस भी रिलेटिवली स्टेबल होती है इस स्टेज में। तो ऐसे स्टेज में न्यूट्रल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए कंपनी ने। फिर है डिक्लाइन स्टेज। ऐसी स्टेज जहाँ पे हमारा लास्ट और कंक्लूडिंग स्टेज जो होता है उसे डिक्लाइन स्टेज कहा जाता है। तो ऐसे समय में प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल होती है। फिर आता है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग यानी कि अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है उसको यूटिलाइज़ करके हम हमारा हाई वॉल्यूम सेल कैसे बना सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हमारे कॉस्ट को लो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके कमाते हैं, मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके, तो उसे प्राइस स्कीमिंग कहा जाता है। फिर है प्राइस पेनिट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट का एंटरप्रेन्योर जो उसका प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो सेट करता है ताकि वो मार्केट में इनिशियल स्टेज में एंटर कर सके, धीरे मार्केट और धीरे धीरे बड़ा मार्केट शेयर एक्वायर कर ले, तो इसे प्राइस पेनिट्रेशन कहा जाता है। फिर है प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेस, यानी कि जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है काफ़ी सारी जगह काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके वजह से फर्म अपना फ़ायदा करा सकती है। कुछ डिस्काउंट्स के टाइप दिए हैं जैसे कि कैश एंड सेटलमेंट डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, प्रमोशनल डिस्काउंट एक्सेट्रा। फिर है जोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें एंटरप्रेन्योर जोग्राफिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस सेट करता है जिसके वजह से वो ज़्यादा खुद को फ़ायदा करवा सकता है। और प्राइस लीडरशिप क्या होता है? प्राइस लीडरशिप में क्या होता है कि एक फर्म को अज्यूम कर लिया जाता है कि वो प्राइस लीडर है और वही कंपनी फिर पूरे एंटायर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस फिक्स करती है। तो उस हिसाब से फिर बाकी के जितने भी इंडस्ट्री में बाकी के फर्म्स हैं तो वो भी उस हिसाब से अपना प्राइस सेट करते हैं, तो इसे प्राइस लीडरशिप कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसके आगे के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे चैनल पे जल्दी ही अपलोड होने वाले हैं, उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहें। आपका फीडबैक मुझ तक कमेंट सेक्शन द्वारा ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।